हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज़ ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। लेक्चर 19 है। अशोक कुमार की बुक फॉलो की जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारी चीज़ों का लिंक मिलेगा, आप एक ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर लें। व्हाट्सअप चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना और हैंड रिटेन नोट्स है। देखिए यूपीएससी मैक्स है चैनल का नाम, मैक्स मतलब मैक्सिमम स्टडी। ठीक है, तो देखो इसके जो पहले वाला लेक्चर था यानी लेक्चर 18, उसमें हमने स्टडी किया था इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क टू टैकल टेररिज्म। यानी कि वो जब हमारे इंडिया पे अटैक हुई थी, किसका अटैक हुआ था? 26/11 का। ठीक है, जब हमारे इंडिया में मुंबई में जब 26/11 का अटैक हुआ, तब उसके बाद दो काम किए गए थे। पहला काम क्या किया गया था कि इंस्टीट्यूशन जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाया गया, जिसको हमने लेक्चर 18 में अच्छे से डिटेल में कवर किया है। और दूसरा काम किया गया था लीगल, यानी कि हमारे जो संविधान है उसमें कुछ कुछ चेंजिंग किया गया, नए नए नियम कानून बनाए गए। तो क्या क्या नियम कानून बनाए गए आज के लेक्चर यानी लेक्चर 19 में, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि जो 26/11 का जो अटैक था वो टेररिस्ट के द्वारा किया गया था। कहाँ से आए थे? मैक्सिमम सारे पाकिस्तानी थे। किसके थ्रू आए थे? जो हमारा इंडिया है, इंडिया के जो यहाँ पे क्या है, गुजरात, गुजरात से यहाँ बगल में है पाकिस्तान, पाकिस्तान से वो सी के थ्रू आए थे। ठीक है, तो वो बेसिकली वो सारे कहाँ से आए थे? सी के थ्रू। तो जब हमारे इंडिया में ये अटैक हुई, तब से हमने क्या किया, ये हमने फ्रेमवर्क जो है उसको हमने अडॉप्ट किया। तो क्या लीगल फ्रेमवर्क है उस सब के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन देखो, क्योंकि ये एक टेररिस्ट अटैक था, तो इंडिया पे टेररिस्ट को टैकल करने के लिए क्या कुछ पहले तो होगा ना, तो उसके बारे में समझ लेंगे कि इतिहास क्या रहा है टेररिस्ट के लड़ने के लिए। तो देखो एक छोटा सा बात समझना है कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, उनके ही बॉडीगार्ड, एक सिख बॉडीगार्ड ने उन्हें क्या किया, गोलियों से मार दिया। ठीक है, तो आफ्टर इंदिरा गांधी असैसिनेशन, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद, ठीक है, असैसिनेशन के बाद टाटा बनाया गया था। टाडा, टाडा इसका क्या फुल फॉर्म होती है? टेररिस्ट एंड डिस्प्यूटिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? टाडा। ये हमारा उस टाइम पे फोर्स पे आया था, लेकिन 1995 में इसे लैप्स हो गया, यानी कि ये जो है इसे ड्रॉप कर दिया गया। क्यों ड्रॉप किया गया? और उस टाइम पे, अब देखो 1995 में ये जो है सो लैप्स हो गया। ठीक है, 1995 में ये जो टाटा था वो लैप्स हो गया। अब वो 2001 में एक नया एक्ट लाया गया पार्लियामेंट में, और उस टाटा को रिप्लेस कर दिया गया पोटा से। किससे रिप्लेस कर दिया गया? पोटा से। ये 2002 में फिर लागू हो गया। लेकिन जो पोटा था, जिसको हम लोग बोला जाता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ नेता लोग ने ही अपने ही कंट्री में करने लगे। इससे क्या हुआ कि जो पोटा था उसे फिर से मिक्स कर दिया गया और बनाया गया यूएपीए। इसे कहा जाता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ये 2004 में जो है उसको लाया गया था। ठीक है, लेकिन इसको लागू करने में लगभग 4 साल और लग गया। यानी कि 2004 में इसे क्या किया गया था? पास कर दिया गया था, और 2008 में इसे लाया गया। अब बोलोगे भैया 2008 में क्यों लाया गया? तो देखो, क्योंकि 2008 में 26/11 का जो अटैक था वो हुआ था। अब ये हुआ तब जाके हमारे नेताओं का जो नींद है वो खुला, और तब इसे क्या क्या कर दिया, फोर्स में लाया गया आफ्टर 26/11। ठीक है, तो ये हुआ था। पहले क्या था, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, टाटा आया, टाटा नहीं टाडा। ठीक है, उसके बाद जो है वो 1995 में लैप्स हो गया। उसके बाद 2001 में जो है टाटा जो है वो पोटा से रिप्लेस हो गया। कब? 2001 में। और 2002 में वो क्या हुआ, वो उसे फोर्स में लाया गया। 2000 फोर्स में लाया गया, लेकिन 2004 में उसे मिसयूज़ होने लगा। 2004 में फिर क्या किया गया, उसे यूएपीए बना दिया गया, जिसे आज के टाइम पे बोला जाता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। लेकिन ये 2004 में बना, लेकिन लागू कब हुआ? 2008 में। कब? जब 26/11 का अटैक इंडिया में हो चुका था, तब उसके बाद फिर ये इंडिया में लागू हुआ। लेकिन यूएपीए पर हमेशा सवाल उठता रहा है। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इसीलिए इसको 2012 में फिर से अमेंड किया गया, और उसमें ऐसे ऐसे प्रोविंसन थे उसको फिर से रिमूव कर दिया गया। यानी यूएपीए अगेन अमेंड हुआ कब? 2012 में। ठीक है, ये रहा हमारा लीगल फ्रेमवर्क। कौन सा? हिस्ट्री। ठीक है, एक आपको ब्रीफ मैंने बता दिया। पहले हम लोग समझेंगे टाडा के बारे में, फिर हम लोग पोटा के बारे में समझेंगे, फिर हम लोग यूएपीए के बारे में समझेंगे।
तो पहले समझेंगे बिफोर 26/11 यानी 26/11 से पहले क्या था। तो आपको पता है 26/11 से पहले क्या था, पहले पोटा था और फिर टाडा था। पहले क्या था, पोटा था और फिर टाटा। पहले स्टार्टिंग में क्या था, टाटा, उसके बाद क्या था, पोटा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर टाटा का मैंने फुल फॉर्म जैसे कि आपको बताया, टेररिस्ट एंड डिस्प्यूटिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये जो लॉ है, ये लॉ कहीं ना कहीं टेररिस्ट और जो भी डिस्प्यूटिव एक्टिविटीज़ होती है हमारे इंडिया में, उससे रिलेटेड था। ठीक है, अब आपको पता है ये जो लॉ है वो एक एंटी टेररिज्म लॉ है। एंटी टेररिज्म लॉ वैसे लॉ को बोलते हैं जो कि किसी टेररिस्ट के क्या होती है, अगेंस्ट होती है। ठीक है, तो ये जो हुआ 1995 में, सॉरी 1970 के आसपास में, 75-76 के आसपास में इंदिरा गांधी का क्या होता है, असैसिनेशन होता है। आई एम सॉरी, अगर मैं अच्छे से याद करूँ तो शायद वो 31 अक्टूबर 1984 के आसपास में इंदिरा गांधी को असैसिनेशन हुआ था। ठीक है, अब उस दिन क्या हुआ था कि उस असैसिनेशन के बाद ये लोगों को ये फील होने लगा, जब हमारे देश में हमारा पीएम ही सेफ़ नहीं है तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कहाँ से सेफ़ रहेंगे। तब जाके इंडिया में एक एंटी टेररिस्ट लॉ को लाया गया 1985 में। देखिए, इंदिरा गांधी का मौत कब हुआ, 1984 में। ठीक है, और एक साल के बाद जो है सो हमारे इंडिया में एक एंटी टेररिस्ट लॉ आती है। इससे पहले कोई टेररिस्ट लॉ था ही नहीं। सब लोग समझ के चलते थे कि टेररिस्ट नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता। ठीक है, वो तो लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए एक रिवॉल्ट करते हैं, लेकिन जब इंदिरा गांधी के पर अटैक हुआ, इंदिरा गांधी का डेथ हुआ, तब एक टेररिस्ट नाम का चीज़ आई। आपको पता है एक बात, जो यूएस है ना, यूएसए, वो भी पहले नहीं समझता था कि टेररिस्ट नाम का कोई चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वहाँ पे भी अटैक हुआ, वो जो ट्विन टावर थी वहाँ की, वहाँ जैसे ही अटैक हुआ, वो तब जाके वो एक्सेप्ट किए कि हाँ, उसे 9/11 का अटैक कहते हैं। क्या बोलते हैं, 9/11 का अटैक। ठीक है, तो वो जो अटैक हुआ तब उसके बाद वो लोग एक्सेप्ट किए, हाँ भाई, टेररिस्ट नाम का कोई चीज़ होती है। तो क्या हुआ, इसके बाद जो है सो 1995 में क्या किया गया, इसे 85 में लाया गया और ये 10 सालों तक चला। 1995 में ये लैप्स कर गया। क्यों किया गया था, क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी हो रही थी। आपको पता होगा वहाँ का अगर हिस्ट्री, तो आपने पढ़े होंगे कि वहाँ पे लोगों को मतलब कत्लेआम चल रहा था। लोग जो टेररिस्ट थे वो गोल्डन टेम्पल पे घुस घुस के बैठे हुए थे, और वहाँ की जो पीएम थी उनका डेथ हुआ था, यानी कि हमारे पीएम का, इंदिरा गांधी का डेथ हुआ था। इसी वजह से 1985 में ये लॉ को लाया गया और उस लॉ का नाम था टाडा। टाडा, TADA, टाडा। ठीक है, ड्यू टू एलिगेशन इट वॉज द लैप्स इन 1995। देखिए, इस पे बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगने लगे कि ये जो है सो गवर्नमेंट अपने किसी को भी अरेस्ट कर ले रही है, किसी को भी बोल दीजिए कि ये हमारे टेस्ट के अगेंस्ट है। इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा। अगर मान के चलिए कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी ए है, ये अगला जो इसका अपोजिशन है इसको बोल देता था कि ये टेररिस्ट है। ठीक है, अब ये क्या करते थे, इसको अरेस्ट कर लेते थे। अब इसका बहुत ज़्यादा उस टाइम पे 1995 के आसपास में बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा। इतना ज़्यादा कि समझ लो कि अपोजिशन नाम का कोई चीज़ ही नहीं बचता था। ठीक है, आज जैसे अपोजिशन खुल के बोलते हैं ना, वैसे उस टाइम पे था ही नहीं। तो इस टाइम पे क्या हुआ, सारे एलिगेशन लगने लगे ये स्टाडा पे, और ये लैप्स हो गया 1995 में। और ये इंडिया का पहला कोई ऐसा लॉ था जो टेररिज्म से डील करता था। ये लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया पहला लॉ था। ठीक है, किसके द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा। और इसका सबसे बड़ा मिसयूज़ ये था कि ये कोई भी एक्यूज्ड है, एक्यूज मतलब कि एक ऐसा आदमी जिसको तुम्हें लगे कि हाँ ये जो है सो क्राइम कर रहा है टेररिस्ट के फील्ड में, तो उससे जो है अप टू 1 ईयर कहीं भी डिटेंड कर लिया जाएगा और कहीं भी उसे रखा जाएगा। ठीक है, विदाउट एनी, कोई भी कहा, कोई 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 कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, विदाउट एनी, कुछ नहीं कोई कहेगा, तो इस हालत पे रखा जाएगा 1 साल तक। ठीक है, तो ये डिटेंशन जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा ही खतरनाक था अपोजिशन के लिए। तो इसका जो है बहुत ज़्यादा उस टाइम पे विरोध हुआ और 1995 में जाके इसे लैप्स कर दिया गया। ठीक है, लैप्स कर दिया गया, राइट। अब आगे समझते हैं, इसके बाद जब 1995 में ये लैप्स हुआ तब आपको पता है
कि उस टाइम पे लगभग समझिए कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2001 तक कोई टेररिज्म से लड़ने के लिए कोई कानून था नहीं, ठीक है। तब 2001 में जो है सो इसे लाया गया, किसे, इसे 2001 में लाया गया और 2002 में इसे एक्ट बना दिया गया, यानी कि ये लागू हो गया। जो था पोटा, क्या था भाई, पोटा। पहले क्या था, टाडा, अब क्या हो गया, पोटा। पोटा को कहा जाता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, यानी कि वो प्रिवेंशन, प्रिवेंट कर लेना किसी भी चीज़ को, टेररिस्ट को। 2002 ये जो है ये भी एक एंटी टेररिस्ट लेजिस्लेचर एक्ट था, 2002 में इसे इन्फोर्स किया गया आफ्टर अटैक ऑन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पे अटैक कब हुई थी, वो हुई थी 13 दिसंबर 2001 को। इसीलिए ये जो है उस टाइम पे तुरंत के तुरंत लाया गया, ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि पार्लियामेंट पे अटैक हुआ और इस लॉ को तुरंत सोचा गया कि नहीं, ये टेररिस्ट लोग जो हैं ये हमारे देश के लिए खतरा है, इनके लिए लॉ लाओ। इसे जो तुम यहाँ पे ठंडी बक्से में सुता के रख दिए हो 1995 से, इसे अब जगाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में ही अटैक हो चुका। लेकिन फिर चर्चाएं बढ़ने लगी कि तुम फिर से किसी भी आदमी को 1 ईयर के लिए डिटेंड कर लोगे। तब फिर इसके डेट को घटा दिया गया और इस डेट को घटा के 180 डेज कर दिया गया। कितने डेज, 180 डेज। और इसे कोई भी चार्जशीट बिना, अगर पता चल जाए ना कि कोई है, टेररिस्ट है, तो उसे फिर से बिना कोई उसे इंफॉर्मेशन दिए उसे क्या कर दिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। और कहाँ डिटेंड करके रखेंगे किसी को भी नहीं पता होगा, कितने दिनों के लिए, 180। देखिए बहुत ज़्यादा जब सीवियर केस होता है ना, तब भी किसी को ऐसे टेररिस्ट एक्ट दिया जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा हाईली चीज़ होगा ना, जैसे कि मान लीजिए कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी के खुद के बेनिफिट के लिए हो, तभी वो लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। नॉर्मल इंसान पे जल्दी ये सब लागू नहीं होते। हाँ, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, इनको ये सब से क्या मतलब भाई, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, 2002 में आया था, इन्फोर्स हुआ था, कौन सा, पोटा। क्या हुआ था, इन्फोर्स, पोटा। देखो टाटा में जैसे कि ही क्या था, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन वैसे डिटेंशन को, डिटेंशन मतलब पकड़ना, ठीक है। प्रिवेंटिव मतलब पहले से, अगर आप पे शक है भैया कि आप क्रिमिनल हो तो आपको पहले ही धर लिया जाएगा, ठीक है। ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब देखो टाटा भी यही था, पोटा भी यही करने लगा। अब ये भी काम, दोनों एक ही काम करने लगे, पहले से ही डिटेंशन करने लगे। इस वजह से जो था, पोटा को भी ठंडे बक्से में जल्दी सुताने का टाइम आ गया था। फिर क्या हुई, फिर हुई देखो उस बीच में, कब हम लोग कहाँ तक अभी पहुँचे थे, 2001 तक, 2002 तक, 2002 में ये इन्फोर्स में आया। फिर इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन की वजह से 2004 तक ये चला, 2004 तक ये चला। और उसके बाद फिर इसको क्या किया गया, फिर से अगेन अमेंड किया गया। क्या किया गया बच्चों, इसको फिर से अमेंडमेंट किया गया और अमेंड करके क्या कर दिया गया, इसे फिर से एक नया एक्ट बनाया गया जिसे हम कहते थे UAPA। कब तक, 2004 में, 2004 में। अब देखो 2004 में जो है UAPA का अटेंशन हुआ, लेकिन उसे लागू कब हुआ, 2008 में। लगभग 4 साल। मतलब तुम समझ सकते हो कि कोई कानून बना 2004 में, उसे लागू 2008 में कर रहे हो। कारण क्या, कारण है फिर अटैक हुआ। देखो इंडिया में एक है कि जब अटैक होती है पब्लिक गुस्साते हैं, थोड़ा मोड़ा तोड़ फाड़ करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट करते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनती है और फिर फाइनली वो जाके कोई जो कानून होता है उसको वो लोग लाते हैं। ये इंडिया का एक रूल रहा है, ठीक है। यानी कि जब भी इंडिया पे कोई अटैक होगा वो लोग कोई कानून लेके जरूर आएंगे। UAPA को कहा जाता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। क्या कहा जाता है बच्चों इसको, UAPA को अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। यानी कि ये जो UAPA है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे एक्टिविटी को रोकने की कोशिश करेगी जो हमारे देश में अनलॉफुल है। यानी कि कोई ऐसा काम जो कि हमारे देश में कोई, मतलब उसे, उसके लिए कोई लॉ नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ड्रग्स बेचना, ड्रग्स बेचना हमारे इंडिया में बैन है, ठीक है। अगर कोई ड्रग्स बेचता है तो वो भी UAPA के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई हमारा देश का सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को अगर कोई ब्रोक करता है तो वो भी हमारे UAPA में आ जाएगा, क्योंकि वो हमारे देश के अनलॉफुल काम कर रहा है, जो लॉ में नहीं है, जो लॉ उसे अलाउ नहीं करता। अगर वो काम करेगा तो वो भी डेफिनेटली UAPA के अंडर आ जाएगा। उसमें भी क्या होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन है भाई, इसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ठीक है।
अब ये जो लॉ थे ऊपर में, वो किसी ना किसी एक पर्सन पे लगते थे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो टाटा हो गया, फिर ये जो टाटा हो गया, पोटा हो गया, ये किसी न किसी पर्सन पे लगते थे। लेकिन ये जो यूएपीए है, ये किसी ग्रुप पे भी लग जाते थे। आई रिपीट, ये जो यूएपीए है, जैसे कि क्या हुआ था कि इंडिया पे अटैक हुई, उसकी जिम्मेवारी कौन ली? उसकी जिम्मेवारी ली एलईटी ने। एलईटी का मतलब होता है लश्कर ए तैयबा। तो इसकी जो अटैक है वो लश्कर ए तैयबा ने ली। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों हम किसी एक इंसान को हर बार डिटेंट करें, एक किसी ग्रुप को ही डिटेंट कर लिया जाए, किसी इंडिविजुअल को भी डिटेंट करेंगे। ठीक है, ये कानून बना यूएपीए में, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, ये जो है वो इफेक्टिव प्रिवेंशन, यानी ये भी पहले से डिटेंट करेगा। अगर तुम पे शक है भैया, तुम फिर धराओगे। ठीक है, देखो यूएपीए जो था वो बहुत पहले से लागू था। ठीक है, इसे 1969 पे थोड़ा सा अमेंड किया गया है, 72, 86, 2004, 2008, 2012, 2012 में इसे अमेंड कर दिया गया। ठीक है, यानी कि टोटल इतने सारे अमेंडमेंट हुए और फाइनली जो है वो अभी जो है वो 2012 वाला चल रहा है फ़िलहाल के लिए। देखो, हमारा ये जो लॉ है वो बेसिकली ये करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, आई रिपीट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो हमारे इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहा है, जैसे एलईटी, लश्कर ए तैयबा, ठीक है, अगर वो हमारे इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहा है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, यूएपीए के लिस्ट में डाल देंगे और उसके जितने भी मेंबर्स होंगे वो उसके एज अ टेररिस्ट उन्हें कहा जाएगा। टेररिस्ट का एक नया डेफिनेशन बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा बब्बर खालसा। ठीक है, बब्बर खालसा, बब्बर खालसा क्या है? तो बब्बर खालसा है किसके द्वारा बनाया गया है? ये खालिस्तानियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो बब्बर खालसा है वो उसे भी यूएपीए के कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे टेररिस्ट होंगे, सारे टेररिस्ट। अगर कल को कोई एक बब्बर खालसा में कोई ज्वाइन करता है तो वो भी एक टेररिस्ट उसी टाइम पे घोषित हो जाएगा। ठीक है, तो यूएपीए का एक बहुत बड़ा ये बेनिफिट निकल के हमारे सामने आता है। अगर कोई एक बार यूएपीए के कैटेगरी में डिक्लेयर्ड हो गया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो गवर्नमेंट के पास ये फिर अलाउ हो जाता है उसके अंदर काम कर रहे जितने भी लोग हैं उनके सारा बायोडेटा वो इकट्ठा करेगी और उन पे नज़र रखेगी। मतलब समझिए पूरा नज़र रखेगी। आप पे गवर्नमेंट नज़र नहीं रख रही है, लेकिन कल को आप अगर एलईटी ज्वाइन कर लेते हो, लश्कर ए तैयबा ज्वाइन कर लेते हो, तो क्या होगी कि गवर्नमेंट जो है वो आप पे 24 आवर्स नज़र रखेगी। ठीक है, कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खाने में नमक ज़्यादा आ गया या क्या आ गया, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन हाँ, आप पे नज़र रखेगी किससे मिल रहे हो, क्या मिल रहे हो, क्या डीलिंग हुई, क्या बातें हुई, आपकी कॉल रिकॉर्ड सारे कुछ चेक किए जाएंगे। इसलिए देखना कि जितने भी ये बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ज़्यादातर ईमेल वगैरह यूज़ करते हैं और कोडिंग वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, यही कारण है, क्योंकि उनका सारा कुछ ट्रैक हो रहा होता है। और अगर आप अगर इंडिया में बैठे बैठे इन सारे जो भी, जिसे इंडियन गवर्नमेंट अगर यूएपीए के लिस्ट में डाल देगी, अगर वो आप उसे भी सपोर्ट करने लग जाओगे, जस्ट इमेजिन कि आप हो कोई लड़के, आप जो है सो एलईटी, लश्कर ए तैयबा को सपोर्ट कर रहे हो, तो आप पे भी गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले सकती है और आपको भी एक क्रिमिनल घोषित कर सकती है। और ठीक है, अगर कोई भी आदमी अगर उसे सपोर्ट करता है तब। अब देखो, यहाँ हमारा सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो आखिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन क्यों करता है? सवाल सबसे बड़ा है कि क्यों करती है बैन। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है वो है सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का। अगर हमारे देश पे कोई भी खतरा आ गया, ठीक है, कि नहीं, जब भी आपकी बात सॉवरेनिटी बात की जाएगी, यानी समझिएगा अखंडता, और इंटीग्रिटी मतलब वो जो वो अखंडता है, वो प्रभुत्व है, वो अगर टूटने लगे, ठीक है, अगर मान के चलिए कल को इंडिया का कोई पार्ट अगर कल को खड़ा होकर बोलने लगे कि नहीं भैया हम तो अलग होने वाले हैं, तो वो जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं, अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, दो चप्पल पहले मारेगी। ठीक है, फिर तुम्हें बोलेगी कि तुम ही बाबू आ जाओ यूएपीए के लिस्ट में। तुम यूएपीए के लिस्ट में आए, तुम वैसे ही टेररिस्ट घोषित हो चुके हो। तो सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश का सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी नहीं टूटना चाहिए। कल को कोई खालिस्तान मांगेगा तो दे देंगे का भैया? ना, एकदम ना। दूसरा है जो हमारा इंडिपेंडेंस नेशन है इंडिया, अगर उसका कोई इमेज ख़राब करना चाहे, उसका जो एक रुतबा है, अगर कल को वो कोई ख़राब करना चाहे,
तो गवर्नमेंट उसे भी बैन कर देगी भैया कि तुम इंडिया में बैन हो भाई, तुम इंडिया में आ नहीं सकते। अब तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर एंटी इंडिया एक्टिविटी करने लगती है तो इंडियन गवर्नमेंट उसे इमीडिएटली तुरंत बैन कर देगी। ठीक है, इमीडिएटली तुरंत वहीं बैन कर देगी, भैया ये जो है एक इंडियन क्या बोलते हैं, इंडियन एंटी इंडिया काम कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कहीं पे दंगे भड़का रहे हो, ठीक है, चाहे तो कुछ, हाँ, जैसे कि देश में ज़्यादातर मतलब आबादी हिंदुओं की है, आप हिंदुओं के बारे में अगर एंटी बातें करने लगे तो वो भी एक एंटी नेशनल है, क्योंकि आप उससे क्या होगा कि देश में दंगे भड़काओगे, एंटी इंडिया एक्टिविटी करोगे। ठीक है, कल को आप इंडिया में खड़े होकर एकदम खुलेआम बोलोगे कि नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आप एक एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहे हो। इससे क्या होगा, इससे आपको भी गवर्नमेंट बैन कर सकती है। ठीक है, और अगर आप पे बैन हो गया, आपका एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, वो एक मुस्लिम स्कॉलर है ना जो इंडिया में है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, वो क्या करता है, बार बार जाके इंडिया को इंडिया के जो मुस्लिम लोग हैं उनको गलत गलत सिखाते रहता है कि अपने धर्म के बारे में। ठीक है, जाकिर नायक, हाँ जाकिर नायक, तो वो क्या करता है, वो एक टाइप से इंडियन एंटी इंडिया एक्टिविटी करता है, इसलिए वो उसे गवर्नमेंट बैन कर दिया है हमारे इंडिया में। तो देखिए, अब इंडिया के फर्स्ट शेड्यूल में क्या है कि वहाँ पे वो लिस्ट जारी करते हैं। ठीक है, इंडिया का आप सर्च करोगे यूएपीए फर्स्ट लिस्ट, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ यूएपीए, तो उसमें आपको क्या दिखेगा, वो सारे कंट्री, वो सारे जो भी हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बैंड हैं, उन सारे का लिस्ट निकल के आएगा। तो कुछ ऐसे मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि हमारे यूएपीए के फर्स्ट लिस्ट में मेंशन्ड है। तो पहले नंबर पे अलकायदा, दूसरे नंबर पे बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो कि खालिस्तान का मांग करते हैं, तीसरे नंबर पे आईएसआईएस, ठीक है, फिर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, फिर उसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये है मैक्सिस्ट लेफ्ट, ठीक है, उसके बाद है हरकत उल मुजाहिदीन, हिजाब अल मुजाहिदीन, फिर है आईएम यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन मुजाहिदीन, फिर है जैम, ठीक है, फिर है खालिस्तान कमांडो फोर्स, फिर है एलईटी लश्कर तैयबा, फिर है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमीर इलम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे फ्यूचर में। इसको एक्चुअली इंडिया ने ही क्रिएट किया था। ठीक है, जो LTET है इसको इंडिया ने ही क्रिएट किया था फॉर श्रीलंका, लेकिन अब जो है ये इंडिया के लिए सरदर्द बन गया है। ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं बाद में बताऊँगा। फिर है सिमी, उसके बाद है मॉइस्ट कम्युनिटी सेंटर MCC, ठीक है, फिर है NDF, फिर है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल, ये सारे हैं, इन सारे को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर एक खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ठीक है, ये KLF, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे हम लोग फ्यूचर पे कि ये क्या है KLF। फिर है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ठीक है, JKLF, ठीक है, ये 2019 में बैन हुआ था। कब, ये हाल फिलहाल में बन हुआ है 2019 में। ठीक है, तो ये क्या है, यूएपीए के फर्स्ट शेड्यूल में आने वाले वो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर जुड़ोगे तो आपको एज तुरंत के तुरंत एक टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो ये जितना भी हम लोग स्टडी कर रहे थे वो बेसिकली कहीं ना कहीं यूएपीए के बारे में स्टडी कर रहे थे। दूसरा हमारा बनाया गया 2008 में, 8 के बाद, वो था NIA। क्या बनाया गया, NIA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि इसे कहीं ना कहीं पता चल रही है कि ये हमारे इंडिया में इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है, तो इसके लिए भी कोई ना कोई हमारे लिए कानून लाया गया था। ये कब लाया गया, 2008 में। देखो ये जो NIA है वो पास किया गया 2008 में, इस वजह से क्योंकि जब भी हमारे इंडिया में टेरर अटैक हो, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी का बात हो, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट हो या न्यूक्लियर का रिलेटेड कोई भी काम हो, NIA वहाँ पे प्ले पे आ जाएगी। अगर NIA के आप पकड़ में आ गए तो उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट होता है। आप कोई भी उसके लिए आप कभी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी स्पेशल कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकते, उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट होता है जो कि यूएपीए के जो यूएपीए नहीं सॉरी NIA का जो सेक्शन है 11 और 12 उसमें ये मेंशन है। लेकिन अगर मान लो कि ये जो जज होते हैं, ये जो, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये स्पेशल कोर्ट होते हैं, इनके लिए अगर आप NIA के अंदर रहोगे ना तो इसके जो भी आपके लिए कानून होंगे वो स्पेशल होंगे। ठीक है, तो इनके जो जज होते हैं वो सेंटर के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड होते हैं बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब एक साथ प्ले हो जाते हैं।
यानी कि जो हाई कोर्ट है वो किसी को नाम सजेस्ट करेगा, वो नाम जो है वो कौन उसे लाएगी फ्रंट पे, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो कोर्ट्स होते हैं इनका भी उतना ही ताकत होता है जितना कि अदर कोर्ट हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स होते हैं उनके जितना भी इसका पावर होता है। ठीक है, ये जितने भी कोर्ट होते हैं वो होते हैं बेस्ड ऑन वन ऑन डे बाय डे, यानी कि ये प्रत्येक दिन खुलेंगे और हर एक दिन सुनवाई होगी। ऐसा नहीं है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, आपको पहले एक बिल को अप्लाई करना होता है जिसको पीआईएल बोलते हैं। पीआईएल को आप जैसे भी डालोगे फिर वो क्या होती है, वो उसके बाद वो आपके नंबर आएंगे, फिर नंबर आने के बाद फिर सुनवाई होगी। लेकिन यहाँ क्या, डेली सुनवाई होगी, पर डे। ठीक है, और इंडिया में जो है वैसे 38 जो है वो स्पेशल कोर्ट है इन कंट्री, मतलब पूरे इंडिया में 38 जो है वो स्पेशल कोर्ट है। किसका, एनआईए का। एनआईए का जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का 38 कोर्ट है, यानी कि समझ सकते हो अगर कोई भी टेररिस्ट रहेगा उसका न्याय स्पेशल होगा। ठीक है, दूसरा है कि क्या क्या हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप लिया टू टैकल द टेररिस्ट फंडिंग। अब देखो टेररिस्ट का फंडिंग होना ये बहुत बड़ी बात है, तो इसके लिए भी हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान किए थे। वो क्या है, तो पहला अगर है कि अगर टेररिस्ट को कोई फाइनेंस कोई प्रोवाइड करेगा तो वो भी एक हमारे लिए ऑफेंस माना जाएगा अंडर यूपीए। यानी कि आप एक टाइप से अगर मान के चलिए कल कोई एलिटी है, अगर आप उस एलिटी को अगर आप जो है सो फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो वो भी आप यूएपीए के अंडर में आ जाओगे और उसे एक क्राइम माना जाएगा। मतलब समझ सकते हो कि ये एक कितना बड़ा कानून है, आप किसी को फंडिंग नहीं कर सकते। वैसे मैं ना करूँ इनके, मैं तो इनके जूता ना दूँ फटा हुआ इन साले आतंकवादियों को। फिर है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंटीग्रेशन। क्या किया गया, जितने भी फाइनेंस का यूनिट उनको क्या क्या यूनाइट कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि पता चलता रहेगा कि कौन पैसा कितना ले रहा है, कहाँ जा रहा है ये। दूसरा है डीमोनेटाइजेशन। देखो 2006 में जो है आज भी अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है कि गवर्नमेंट ने 500 के और 1000 के जो नोट थे पहले उसको बैन कर दिया। लेकिन इससे जो है वो टेररिस्ट का कमर टूट गया। मैं बता रहा हूँ ये जो 2016 में इंडिया ने गवर्नमेंट ने बैन किया ना, बहुत ज़्यादा बहुत बेस्ट डिसीजन था। मुझे लगता है ऐसा हिस्ट्री में जीएसटी के बाद ये सबसे बेस्ट डिसीजन था कि डीमोनेटाइजेशन कर दो। डीमोनेटाइजेशन करने से क्या हुआ कि जो मान लो कि, तो आपको पता है कि उस टाइम पे 2016 के आसपास में जो पाकिस्तान पे जो नोट प्रिंट होते थे, ऐसा कहा जाता है कि उसका 70% नोट प्रिंट वो इंडियन करेंसी प्रिंट करते थे। तो इससे आपका खुद का मतलब वैल्यू ऑफ करेंसी और डाउन हो रहा था। आज इतना डाउन हो चुका है कि आज जो इंडियन रुपीस है वो लगभग 82 इंडियन रुपीस वो डॉलर के बराबर है। एक टाइम पे क्या था जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो 1 रुपीज़, आई रिपीट 1 रुपीज़ जो था वो डॉलर से बड़ा था। आज देखिए कितना ज़्यादा गिर चुका है पैसे का दाम, लगभग 82-83 रुपीज़ वो $1 के बराबर होती है। तो समझ सकते हो कि ये जो डीमोनेटाइजेशन था वो हमारे देश के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। फिर और भी सेफ्टी फीचर्स जो है वो करेंसी में लाया गया। एक्चुअली में बोला गया था कि वो कुछ चिप वगैरह लगाया, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या है कि और भी ज़्यादा बारीकी से उसको डिज़ाइन किया गया ताकि अगर टेररिस्ट अगर उसको प्रिंट करें तो उनका दिमाग का दही बन जाए। ठीक है, तो और भी ज़्यादा क्या किया गया, करेंसी में फीचर्स लाए गए। ठीक है, और भी हमारा बैंक खुलवाया गया, जन धन योजना। इससे क्या हुआ कि जो लोग हैं वो अब ज़्यादातर मैक्सिमम जो है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्या होगा, पैसे काटने का बहुत कम झंझट होता है। ठीक है, फिर है क्या है आगे, स्ट्रेंथिंग ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इन 2013 एंड 2018। यानी कि 2002 में जो मनी लॉन्ड्रिंग से एक एक्ट आया था उसमें उसको और मजबूत किया गया 2013 और 2018 में। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे लीगल फ्रेमवर्क हैं। और फिर क्या किएगा, सीएफटी। सीएफटी क्या होता है, सीएफटी एक सेल होता है जो कि किससे डील करता है, करेंसी से, फेक करेंसी। किससे, फेक करेंसी जो हमारे इंडिया में सर्कुलेट होता है उससे क्या करता है, टैकल करता है, तो कॉम्बैटिंग करता है। उसके लिए क्या करता है,
2019 में हमारे होम मिनिस्टर ने इसे क्रिएट किया था। तो ये रहा लेक्चर 19। आप लोगों को आई होप बहुत मज़े आए होंगे पढ़ने में, ठीक है, कुछ समझने को कुछ सीखने को नया मिला होगा। तो अगर लेक्चर 19 अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, लेक्चर 20 में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।